मंत्री जुप्पल्ली कृष्णा राव ने गुस्सा जाहिर करते हुए कहा कि अगर केसीआर ने तेलंगाना को बर्बाद कर दिया है, अमीर राज्य 8 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गया होता। यदि कोई क्षेत्रीय व्यक्ति अपने क्षेत्र के साथ अन्याय करता है तो उसे उसी क्षेत्र में दफनाया जाना चाहिए। कालू जी के शब्दों के अनुसार केसीआर को दफनाया जाना चाहिए। जुप्पल्ली ने सवाल किया कि क्या केसीआर ने 10 साल में कभी फसल को नुकसान पहुंचा है। केसीआर के फार्म हाउस में सरकार का नेतृत्व किया। केसीआर को कांग्रेस के 4 महीने के शासन से जलन होती है। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि केसीआर करीमनगर जिले में आए और जो मन में आया वो बोलकर चले गए। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर की भाषा का जवाब देंगे तो पता नहीं आपका सिर कहां रख देंगे। यदि आप पानी के लिए कड़ी मेहनत करते हैं तो पानी चोरी से पास बंदरगाहों के माध्यम से विदेशों में नहीं भेजेंगे। मंत्री पूनम प्रभाकर ने कहा कि वह करीमनगर जिले में आए और कहा कि उन्हें केसीआर पसंद है। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर की भाषा का जवाब देंगे तो पता नहीं आपका सिर कहां रख देंगे। कांग्रेस पार्टी ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट विधानसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आदेश पर एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने नारायण श्री गणेश के नाम को अंतिम रूप देने का आदेश जारी किया। नारायण श्री गणेश हाल ही में बीजेपी से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। बीआरएस के मौजूदा विधायक लास्यानंदिता की मृत्यु के बाद कंटोनमेंट सीट खाली हो गई थी। तेलंगाना में लोकसभा चुनाव के साथ सिकंदराबाद कंटोनमेंट उपचुनाव 13 मई को होगा। श्री गणेश ने 2023 विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और दूसरे स्थान पर रहे। उस चुनाव में श्री गणेश को 41,888 वोट और लास्यानंदिता को 59,057 वोट मिले थे। लास्यानंदिता ने 17,169 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। बीआरएस कंटोनमेंट विधायक लास्यानंदिता की 23 फरवरी को पठानचेरू में आउटर रिंग रोड पर एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद केंद्रीय चुनाव आयोग ने कंटोनमेंट निर्वाचन क्षेत्र में उपचुनाव की तारीख घोषणा की। मतदान 13 मई को होगा, जबकि नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। बीआरएस एमएलसी कविता ने दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दिल्ली शराब मामले की जांच के लिए सीबीआई की अनुमति को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई। कविता के वकील नीतीश राणा ने कोर्ट में इसका जिक्र किया है। उन्होंने उसकी जांच सीबीआई से कराने को कहा। इस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए सीबीआई ने समय मांगा। कोर्ट ने कहा कि इस महीने की 10 तारीख तक का वक्त दिया है। जज ने कहा कि अगली सुनवाई इसी महीने की 10 तारीख को होगी। सीबीआई को कविता को हिरासत में लेकर पूछताछ करने की इजाज़त दे दी गई। सरूरनगर मंडल के भाजपा पार्षद अकुला श्रीवाणी ने महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। लोकसभा चुनाव के अवसर पर चेवेला संसदीय उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को मजबूत करने के लिए सरूरनगर मंडल में घर घर अभियान चलाया गया। उन्होंने लोगों से भाजपा को वोट देने का आग्रह किया, क्योंकि उन लोगों में से एक कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी है जिन्हें पार्टी की परवाह किए बिना राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। लोकसभा चुनाव के अवसर पर चेवेला संसदीय उम्मीदवार कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी को मजबूत करने के लिए सरूरनगर मंडल में एक घर घर अभियान चलाया गया। सांसद लक्ष्मण ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में बिहार सरकार ने माफिया की तरह न केवल राज्यों को लूटा है बल्कि लोकतंत्र की भी हत्या की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और लोगों की आज़ादी को छीनकर संवैधानिक मूल्यों का ऐसा मजाक उड़ाया गया है जैसा इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बीआरएस पार्टी पुलिस प्रणाली कुछ अधिकारियों का उपयोग करके और पुलिस वाहनों में पैसे के बंडलों को ले जाकर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। उन्होंने साजिश रचने वाले बीआरएस सरकार की पूरी जांच की मांग की। कांग्रेस नेता वादों पर अमल किए बिना नए वादों से जनता को धोखा देना चाहते हैं। भाजपा नेता बंडी संजय ने पूछा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस दोनों धोखेबाज पार्टियां हैं। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि किसानों की दुर्दशा के लिए दोनों पार्टियां जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि केसीआर फिर से भावनाएं भड़काकर फायदा उठाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस फोन टैपिंग के नाम पर ड्रामा कर रही है। फोन टैपिंग के चलते केसीआर के परिवार पर कार्रवाई, उसने पूछा। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष किशन रेड्डी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हम 400 सीटों के साथ केंद्र की सत्ता में वापसी करेंगे। पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर उन्होंने हैदराबाद स्थित कार्यालय में झंडा फहराया और भाषण दिया। राज्य में बीआरएस दिन ब दिन कमज़ोर होकर अब तो गायब होती जा रही है। उन्होंने अपने वादों को पूरा करने की स्थिति में नहीं होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की। वे इस बात से नाराज़ थे कि पार्टी ने जो वादे किए थे वे हवा ही रह गए। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस पार्टी का पतन शुरू हो गया। उन्होंने विश्वास जताया कि वह तेलंगाना में 10 से अधिक एमपी सीटें जीतेंगे। किशन रेड्डी ने कहा कि विकास सिर्फ बीजेपी से ही हो पाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहचान वैश्विकता के रूप में और उन्होंने तारीफ करते हुए कहा कि मोदी के शासन के कारण पूरी दुनिया भारत की ओर उम्मीद से देख रही है। विधानसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने तेलंगाना को 6 गारंटी दी थी और कहा था कि वह इसे 100 दिनों में पूरा करेंगे, लेकिन अब उन्होंने इसे लागू नहीं किया है, तो वह तेलंगाना कैसे आएगा। किशन रेड्डी ने आलोचना की कि वादों पर अमल नहीं किया गया, लेकिन बड़ी बड़ी घोषणाएं और बैठकें हो रही है। बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। यह बात पार्टी के राज्य प्रवक्ता बंडारू विजयलक्ष्मी ने कहा। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने आवास पर भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया। बंडारू विजयलक्ष्मी ने इस बात की सराहना की कि बीजेपी
देश की अग्रणी पार्टियों में शीर्ष पर पहुंच गई है। उन्होंने याद दिलाया कि कई दिग्गजों ने भाजपा प्रधानमंत्री के रूप में देश भर शासन किया। भीम ने विश्वास जताया कि आगामी लोकसभा चुनाव में 370 से 400 सीटें देव हो जाएंगी। भारत माता की जय। श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के जन्मदिन के अवसर पर जीएचएमसी पार्षद मोदुलच्ची रेड्डी ने बीवाई रेड्डी नगर डिवीजन के अंतर्गत एनजीओ कॉलोनी में झंडा फहराया। इसके बाद वैदेही नगर स्थित पार्क में टिफिन बैठक कार्यक्रम का आयोजन कर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए और आगामी चुनावी के दौरान चुनाव प्रचार कैसे किया जाए इस पर चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य वनपल्ली श्रीनिवास रेड्डी, पार्टी मंडल अध्यक्ष नवकिशोर रेड्डी और पार्टी मंडल कार्यकारी अध्यक्ष वर्धन राव ने भाग लिया। बीआरएस नेता दासुई श्रवण ने कहा कि पार्टी किसी को भी चुनावी मैदान में उतारने की ताकत रखती है, लेकिन 2023 के चुनाव में पार्टी की जीत के लिए गद्दारना की बेटी को चुनाव में उतारा गया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। उन्होंने सवाल किया कि क्या फिल्म पुरस्कारों से लोगों को खुश करना और वास्तविक राज्य की शक्ति प्राप्त करना उचित नहीं है, लेकिन 2023 के चुनाव पार्टी की जीत के लिए गद्दारना की बेटी की चुनाव में उतारा गया और सत्ता पर कब्जा कर लिया। बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई। भाजपा के प्रदेश महासचिव गुज्जुला प्रेमानंद रेड्डी ने कहा कि पार्टी 44 साल पूरे कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीतिक सफर पर है। आज वह दुनिया की सबसे ज़्यादा सदस्यों वाली पार्टी और दुनिया भर के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। उन्होंने भाजपा की सराहना करते हुए कहा कि वह ऐसी पार्टी है जो देश की मां की तरह लोकतंत्र की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर आगे बढ़ी। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा दुनिया में सबसे बड़ी सदस्यता वाली पार्टी, कई राज्यों में सत्ता वाली सबसे बड़ी पार्टी और देश में सबसे ज़्यादा विधायकों वाली पार्टी बनकर उभरी है। भारतीय जनता पार्टी के जन्मदिन के अवसर पर जीएचएमसी के डिप्टी फ्लोर लीडर पार्षद कोपुला नरसिम्हा रेड्डी के नेतृत्व में मसूराबाद मंडल के विभिन्न चौराहों पर कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा के झंडे का अनावरण किया गया और मिठाइयाँ बांटी गई। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की उस पार्टी के रूप में सराहना की गई जिसने कई महान सुधार किए गए, जैसे कि अयोध्या राम मंदिर का निर्माण, धारा 370 को निरस्त करना और कई अन्य महान सुधार जो कई वर्षों से हिंदुओं का सपना है। उन्होंने कहा कि वह संसदीय चुनाव में ईटेला राजेंद्र की जीत के लिए कड़ी मेहनत करेंगे ताकि उन्हें मसूराबाद डिवीजन से सबसे अधिक बहुमत मिले। इस कार्यक्रम में बीजेपी नेता, कार्यकर्ता, महिला नेता और अन्य लोग शामिल हुए। मयूरी निरंजन रेड्डी रंगारेड्डी जिले के आदि भटला नगर पालिका के नए अध्यक्ष बने। पार्षदों ने सर्वसम्मति से कमंडला यादागिरी को उपाध्यक्ष चुना। 7 कांग्रेस पार्षदों और 6 बीआरएस पार्षदों के साथ 13 अन्य ने निरंजन रेड्डी का समर्थन किया और उन्हें अध्यक्ष चुना गया। नए चेयरमैन मयूरी निरंजन रेड्डी ने कहा कि आने वाले दिनों में आदि भटला नगर निगम का और विकास होगा। तेलंगाना जन समिति के अध्यक्ष आचार्य कोदंडराम ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के शासन में आरटीसी को और मजबूत किया जाएगा। उन्होंने याद दिलाया कि आरटीसी संपत्तियों को बेचने की पिछली सरकार की कोशिशों को कर्मचारियों ने कड़ा विरोध किया था। INTUC स्टाफ एंड वर्कर्स यूनियन के महासचिव राजी रेड्डी कोदंडराम ने आरटीसी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति के मद्देनज़र हैदराबाद में आयोजित बधाई बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि इस्तीफा सिर्फ पैसा कमाने के लिए है, मजदूर अधिकारों की लड़ाई के लिए नहीं। जय श्री राम नारे का अपमान करने और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए केंद्रीय चुनाव आयुक्त और सीईओ तेलंगाना को एक लिखित शिकायत सौंपी गई है। यह शिकायत संबंधित अधिकारियों को ईमेल और फैक्स के जरिए भेजी गई थी। विहिप राज्य संयुक्त सचिव रवि नुथला शशिधर द्वारा ये शिकायत भेजी गई। माधापुर थाना क्षेत्र में आधी रात को अज्ञात वाहन की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना के संबंध में शुरुआती जानकारी के मुताबिक आधी रात को अनिल अपने दोस्त के साथ माधापुर केबल ब्रिज पर तस्वीरें ले रहा था। अनिल अपने दोस्तों के साथ आधी रात को माधापुर केबल ब्रिज पर तस्वीरें ले रहा था। उसी समय अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने अनिल और उसके दोस्त को टक्कर मार दी। इस घटना में अनिल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस दुर्घटना को अंजाम देने वाली कार की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। घटना के संबंध में माधापुर पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। राजनीति में होने वाले घटनाक्रम कुछ नेताओं की कुंडली बदल देते हैं। यह कल्वकुट्ला चंद्रशेखर राव यानी केसीआर के विषय में स्पष्ट रूप से साबित हुआ है, जिन्होंने तेलंगाना राज्य के गठन के बाद पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, और रेवंत रेड्डी जिन्होंने दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। संयुक्त आंध्र प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभालने वाले चंद्रबाबू नायडू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में न लेकर अलग रखा। इससे नाराज होकर केसीआर ने डिप्टी स्पीकर का पद छोड़ दिया और तेलंगाना आंदोलन शुरू कर दिया। केसीआर ने तेलंगाना आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया।
और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री बन गए। एक राय यह भी है कि अगर चंद्रबाबू ने केसीआर को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया होता तो पृथक तेलंगाना का गठन नहीं होता। अब कांग्रेस सरकार के मुखिया और तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी ने शपथ ली थी। कुछ ही समय में इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि इसके लिए केसीआर ही परोक्ष रूप से जिम्मेदार है। 2014 के चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर की कुटिल रणनीति के तहत रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। अपनी इकलौती बेटी की शादी के अवसर पर रेवंत रेड्डी स्कॉट्स जमानत पे बाहर आए और तुरंत फिर से जेल गए। अगर ये घटना नहीं होती तो रेवंत रेड्डी को इतनी प्रतिकार की भावना नहीं होती। उनकी बेटी की शादी के भव्य तरीके से आयोजित करना असंभव बना दिया और उस दिन की घटनाओं को एक अवसर में बदल दिया। उन्होंने तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता से प्रभावित होकर राहुल गांधी ने उन्हें पदोन्नति देते हुए टीपीसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया। रूप में रेवंत रेड्डी ने अपनी विश्व रूप दिखाई है। वहीं केसीआर की व्यूह रचनाओं से पतन की ओर से जा रही कांग्रेस पार्टी में रेवंत ने प्राण फूंक दिए। इस पृष्ठभूमि में इधर भारतीय राष्ट्रीय समिति और उधर भारतीय जनता पार्टी द्वारा दी गई रणनीतिक गलतियों के साथ केसीआर के विकल्प के रूप में लोगों ने कांग्रेस पार्टी को पहचाना और समर्थन किया है। साथ ही लोगों ने रेवंत रेड्डी के नेतृत्व की सराहना की। वहीं ताजा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलने के बावजूद रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने से कुछ ताकतों ने 2 दिनों तक रोकने की कोशिश की। वहीं कुछ नेताओं जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से बड़े पड़ोसी निर्वाचन क्षेत्र में पार्टी उम्मीदवारों को जिताने की कोशिश भी नहीं कर सके, उन्हें मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में प्रचारित किया गया। वहीं स्वाभाविक रूप से केसीआर एंड कंपनी को रेवंत रेड्डी का मुख्यमंत्री बनाना पसंद नहीं है। वहीं आश्चर्य की बात है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी भी नहीं चाहते हैं कि रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री बने। वहीं जगन की मन में क्या है ये समझ के भाड़े का मीडिया तुरंत मैदान में उतर आया और ये प्रचार करने लगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की समस्या जटिल हो गई है। राहुल गांधी ने वास्तविक नतीजों से पहले कांग्रेस के सत्ता में आने पर रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। कुछ नेताओं को इस बात की जानकारी है या नहीं, लेकिन कांग्रेस के कुछ विधायक सीएम बनने की आस में दिल्ली गए। वहीं भाड़े की मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई। ऐसे समय में राहुल गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पे गए और स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा बिना किसी शोर शराबे के शाम तक की जानी चाहिए। इसके बाद भट्टी विक्रमार्क और उत्तम कुमार रेड्डी, जिन्होंने मुख्यमंत्री पद की आशा रखने वाले उनके बगल में बैठे, और पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने मुख्यमंत्री के रूप में रेवंत रेड्डी के नाम की घोषणा कर दी है। वहीं आखिरकार रेवंत रेड्डी को मुख्यमंत्री का पद मिल गया है जिसका उन्होंने लक्ष्य रखा था। ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तेलंगाना की राजनीति में इतनी तेजी से उभरने वाला कोई दूसरा नेता नहीं है। क्या रेवंत रेड्डी उनमें से इतना जुनून और दृढ़ता पैदा करने के लिए केसीआर के प्रति आभारी होंगे या नहीं, यह अलग बात है। विषय में भी केसीआर ने इतनी कृतज्ञता नहीं दिखाई और उल्टा दुश्मनी बढ़ा ली है। वैसे भी रेवंत रेड्डी को जो मनचाहा पद मिला है, अब से उनका सफर कैसा रहेगा, अब सामने क्या चुनौतियां हैं, यह अब बहस का विषय है। रेवंत रेड्डी के आक्रामक स्वभाव और वाकपटुता के बारे में बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि वह एक गहरे स्वभाव के भी इंसान हैं। वह पहले ही तय कर लेते हैं कि कब क्या करना है, मुख्यमंत्री के तौर पर क्या करना है। इसकी स्क्रिप्ट भी उन्होंने तैयार कर ली है। वहीं संक्षेप में कहा जाए कि रेवंत रेड्डी दिखने में छोटे हैं लेकिन बुद्धिमत्ता में मोटे हैं, चूंकि कांग्रेस पार्टी को केवल बहुमत ही मिला है। ऐसे में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती सभी विधायकों के बीच तालमेल बिठाकर आगे चलने की है। वहीं पिछले 9.5 सालों में बिना किसी लज्जा के अनेक नेता दल बदल हुए। ऐसे में नेताओं को सत्ता के बिना विपक्ष में रहना
बेकार दिखने लग गया। इसके साथ ही ऐसे नेता भी हैं जो अपनी ही पार्टी में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। ये नेता कभी भी बगल में नश्तर बन सकते हैं। वहीं काडयम श्रीहरि के मुताबिक अगर बीजेपी और मजलिस पार्टी के सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो केसीआर की ताकत 54 हो जाएगी। अगर सीपीआई सदस्यों को शामिल कर लिया जाए तो कांग्रेस की ताकत सिर्फ 65 है। तात्पर्य यह है कि यदि 6-7 विधायक एकजुट हो जाए और बाजू की तरफ देख ले तो सरकार गिर सकती है। भले ही रेवंत रेड्डी को राहुल गांधी का कितना भी समर्थन हो, लेकिन अब एकमात्र चीज मायने रखती है कि वह एक विधायकों का समर्थन है। जो नेता चुनाव से पहले बीआरएस में शामिल होने के लिए तैयार थे और केसीआर के साथ गलत समझौता किया, वे भी कांग्रेस पार्टी की ओर से जीते हैं। इस कारण रेवंत रेड्डी के सामने इस समय स्थिर सरकार प्रदान करना आगे कुआं और पीछे खाई जैसी स्थिति है। अब सवाल उठता है कि क्या मुख्यमंत्री अपनी ही पार्टी से चुनौतियों का सामना करने के लिए बीआरएस से दल बदल को प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। वहीं कांग्रेस सरकार गिराने की कोशिश केसीआर बंद नहीं करेंगे। ये बात रेवंत रेड्डी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री रेवंत की ओर से बीआरएस की ओर से कुछ विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराने की कोशिश की और कर सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो रेवंत रेड्डी को दोषी ठहराने की नैतिकता केसीआर बहुत पहले ही खो चुके हैं। वहीं अगले चुनाव तक बीआरएस को नेस्तानाबूद कर बीजेपी एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरने की कोशिश कर सकती है। एक तरह से जितनी मुश्किलें रेवंत रेड्डी को सरकार बचाने की है तो उतनी ही परेशानी केसीआर को अपनी पार्टी को बचाने की है। तेलंगाना राजनीतिक चेहरे पे स्पष्टता पाने के लिए हमें लोकसभा चुनाव का इंतजार करना होगा। वहीं संबंधित पार्टियों का भविष्य अगले 3 से 4 महीने में होने वाला है। लोकसभा चुनाव में जनता के फैसले पे निर्भर करेगा। वहीं लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी के आकर्षण से भाजपा अच्छी खासी सीटें जीत सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी अधिकांश सीटें जीतने की कोशिश करेगी क्योंकि वह राज्य में सत्ता में है। इन दोनों पार्टियों के बीच सिर्फ बीआरएस ही फंसा हुआ है। यदि वह सम्मानजनक संख्या में सीटें नहीं जीतती है तो लोकसभा चुनाव के बाद बीआरएस का भविष्य सवालों के घेरों में होगा। अगर केसीआर कुल 17 सीटों में से कम 6 सीट नहीं जीतती है तो उनके लिए पार्टी को बचाना मुश्किल होगा। इस चुनाव में जीतने वाले 39 विधायकों में से कुछ लोकसभा चुनाव के बाद दल बदल की संभावना अधिक है। कभी एक तरह रेवंत रेड्डी के लिए चुनौती है। उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाले कुछ ही दिन हो गए हैं, लेकिन अभी से ही उनके फैसलों में तेजी दिखने लगी है। समय का सहा पालन कर रहे हैं। वहीं प्रगति भवन का प्रजा भवन में बदल दिया और लोगों को अपनी समस्याएं व्यक्त करने का अवसर दिया है। रेवंत रेड्डी को इस समय प्रजा दरबार लगाने और बिजली विभाग के कामकाज की समीक्षा करने और मंत्री परिषद की पहली बैठक में कुछ सख्ती बरतने और स्मार्ट फैसले लेने के लिए प्रशंसा हो रही है। वहीं शेषाद्री को मुख्यमंत्री कार्यालय का मुख्य सचिव नियुक्त करना उनका एक और अच्छा निर्णय है। वहीं शेषाद्री के एक ईमानदार और सीधे इंसान के रूप में अच्छी पहचान और प्रतिष्ठा है। जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री थे तब शेषाद्री जो रंगा रेड्डी के कलेक्टर के रूप में काम किए थे, वहीं सरकार की नीति से अलग हो गए हैं। वहीं शिवधर रेड्डी को इंटेलिजेंस चीफ नियुक्त करना भी एक सही कदम है। हालांकि यही शिवधर रेड्डी खुफिया प्रमुख थे तब रेवंत रेड्डी वोट के बदले नोट मामले में फंस गए थे। उसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री केसीआर को सहज ही शिवधर रेड्डी पर संदेह हुआ और उन्हें बिना किसी महत्वपूर्ण वाले पद पे स्थानांतरित कर दिया गया। फिलहाल रेवंत रेड्डी के पास मुख्यमंत्री के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करने और लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे हासिल करने के लिए केवल 3 से 4 महीने का समय है। तब तक इस पार्टी के विधायक और जनता रेवंत रेड्डी पे कड़ी नजर रखेगी। इस दौरान रेवंत रेड्डी को यह दिखाना होगा वह कौन है और उनकी प्राथमिकताएं क्या है। वहीं रेवंत को ये सिद्ध करना होगा कि वह केसीआर से भी एक बेहतर नेता है। वहीं संयुक्त आंध्र प्रदेश में पदयात्रा करके मुख्यमंत्री का पद हासिल करने वाले राजशेखर रेड्डी भी सत्ता में आने के बाद एक मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। वह राज्य कांग्रेस में एक
निर्विवाद नेता बन गए हैं। वहीं मौजूदा स्थिति की तुलना उस स्थिति से नहीं की जा सकती है जब राजशेखर रेड्डी मुख्यमंत्री बने थे। जब वाईएसआर मुख्यमंत्री बने तब तक कांग्रेस पार्टी में सबसे मजबूत नेता माने जाने वाले नेताओं का निधन हो चुका था। बाकी बचे नेताओं को वाईएसआर ने रौंद कर रख दिया। वहीं चाना रेड्डी और दिवाकर रेड्डी जैसे लोगों को कैबिनेट से हटा दिए गए हैं तो तभी कोई सवाल करने की स्थिति नहीं थी। चूंकि केंद्र में भी कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, इसलिए कोई भी नेतृत्व को धिक्कार नहीं करते हैं। अब रेवंत रेड्डी के पास ऐसी कोई लचीलापन नहीं है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ऐसी स्थिति में है जहां उन्हें कांग्रेस पार्टी को जीवित रखते हुए खुद को मजबूत करना होगा। वहीं कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ होने के नाते उनका मुकाबला उत्तम कुमार रेड्डी और भट्टी विक्रमार्क से है। वहीं इस कारण मुख्यमंत्री को तब तक विनार में रहने की जरूरत है जब तक स्थिति उनके पक्ष में ना हो जाए। वहीं कुछ मामलों में जो लोग मुख्यमंत्री के पद पे रहते हैं उन्हें पद पर बने रहने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं जो वे नहीं करना चाहते। ये स्थिति कांग्रेस पार्टी में अधिक है। यदि आप पिछले कुछ दिनों से मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को देखें तो वह शांत और सहमति रहने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो लक्ष्य तय किए हैं उन्हें हासिल करने का ये सही समय नहीं है। रेवंत रेड्डी को फिलहाल संयम और समन्वय से काम लेना चाहिए। केवल लोकसभा चुनाव तक ही नहीं, उसके बाद भी लोकतांत्रिक शासन प्रदान करने के एक मजबूत नेता बनाने का प्रयास करना होगा। वहीं रेवंत रेड्डी का राजनीतिक जीवन अभी भी 2 दशक का है। सरकार को स्थिर करने के अलावा अगर वे इस कार्यालय तक ऐसी ही जारी रखते हैं तो कांग्रेस पार्टी में रेवंत रेड्डी के नेतृत्व को कोई धोखा नहीं होगा। वे एक शक्तिशाली नेता हो जाएंगे। वहीं उम्मीदवारों के चयन के दौरान भी उन्होंने समझौता करने की प्रवृत्ति दिखाई है। वहीं पटेल रमेश रेड्डी को सूर्यापेट में अपने खास व्यक्ति पटेल रमेश पार्टी को टिकट नहीं दिया गया है, लेकिन वे पीछे नहीं हटे। वहीं रेवंत रेड्डी जानते हैं कि लक्ष्यों के प्राप्ति में समझौता करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब मुख्यमंत्री के तौर पर भी वह काफी मेहनत से काम कर रहे हैं। यही वजह है कि मंत्रालयों के बंटवारे में भी उन्होंने पार्टी नेतृत्व के आदेश के मुताबिक ही काम किया है। दरअसल विभागों का बंटवारा मुख्यमंत्री के विवेक पर निर्भर